नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दो चरण के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची लगभग तय कर चुकी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कम से कम 60 वर्तमान विधायकों के टिकट कटने तय हैं। वहीं योगी कैबिनेट में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ 12 जनवरी यानी आज दूसरे कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। अटकलें हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होंगे। वहीं स्वामी प्रसाद ने 14 जनवरी को बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ दारा सिंह भी 14 जनवरी को बीजेपी को नाकों चने चबा सकते हैं। और सवाल ये उठता है कि 14 जनवरी को होने वाली मकर संक्रांति भाजपा के लिए कितनी भारी साबित होने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस प्रदेश में नौजवानों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं उस तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद कर रही है किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिले। ये तमाम चीज़ों को मिलते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूं। राजनीति में लिया गया कोई फैसला और कमान से निकला हुआ कोई तीर वापस नहीं होता है, और मनाने वाले लोग समय पर सजग सावधान रहते, समस्याओं को दूर करते और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की रक्षा करने में सफल होते, तो शायद आज इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता। मुख्यमंत्री सर बड़ा आपका सम्मान करते, हम तो कई बार देखे आप अपने साथ लेके चलते थे, भाई स्वामी जी फोन मिलाओ और चलो साथ में चलते हैं, और यहाँ तक शीर्ष नेतृत्व भी आपको बड़ा सम्मान करता था। क्या हो गया सर? देखिए, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का काम बोलता था, और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो काम था श्रमिकों के हितों में, वो एक ऐतिहासिक। पहली चीज़ तो मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हों। आज
संगठन की बात है। जो संगठन हमेशा सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है, आज अगर उसकी उपेक्षा हो। उत्तर प्रदेश में सियासी खेल अपने चरम पर। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा हुआ है। लगातार कल से और अभी तक इस्तीफों का दौर जारी और डैमेज कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय आलाकमान सक्रिय। बावजूद इसके आज दारा सिंह चौहान का इस्तीफा और 14 जनवरी को एक कहीं सस्पेंस स्वामी प्रसाद मौर्य ने बरकरार रखा है कि आखिर 14 जनवरी को क्या होगा और कितने विधायक ऐसे जो पार्टी छोड़ सकते हैं। और पहले चरण में पहली बार में टिकट देने से पहले बीजेपी में कोहराम। लगातार कई ऐसे दिग्गज जिनके मोबाइल अब बड़े बड़े कद्दावर उनको मोबाइल कर रहे हैं लगातार, लेकिन उनका कद अब इतना बड़ा उनकी नज़रों में कि वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। और इसी का नतीजा अब कि धीरे धीरे कलई खुलती जा रही है कि आखिर कौन किस मार्ग पर चलकर सत्ता में अपने आप को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। और एक बड़ा माइलस्टोन बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से। संदीप त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। संदीप त्रिपाठी जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। संदीप त्रिपाठी जी, ये क्या हो गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में? सोचा नहीं था। आप तो खैर खुश ही हो रहे होंगे ये सब देख के। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस जिले से आते हैं वो उसी जिले का मैं भी निवासी हूँ और मेरे घर के नजदीक के ही रहने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आपका हाथ और थोड़े है हम इसमें। लोग 6 जी, आपका थोड़े हाथ है इसमें उनको भड़काने में। नहीं 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 बिल्कुल। इस बात का अंदेशा जो अभी आपने कहा, तो हम लोग 6 महीने पहले से इस बात को जानते थे और ये बुगाहट हमारे यहाँ 6 महीने पहले से थी और ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी कोशिश का नतीजा है कि देखिए 7 साल पुराना एक मामला है हिंदू देवी देवताओं के ऊपर एक टिप्पणी का, और 7 साल बाद उस पर नॉन वेलेबल वारंट जारी होता है। तो भाजपा ने अपनी तरफ से डराने की, धमकाने की सारी कोशिश की, लेकिन आप किसी को कब तक दबा कर रखेंगे? भाजपा के अभी बहुत सारे नेता, और आप देखिएगा आने वाले समय में, अभी तो आप विधानसभा देख रहे हैं, उधार की पार्टी में, यही कई बार आपकी डिबेट में त्रिशूल जी यही कहता था कि उधार की पार्टी, उधार के नेता, उधार का सिद्धांत और उधार के आदर्श पुरुष। भाजपा का कुछ है ही नहीं है। इन्होंने सब कुछ एक जो है उधार लेकर एक मैनेजमेंट बनाया और एक पार्टी खड़ी की और एक झूठा माहौल तैयार किया कारपोरेट घरानों की मदद से और चुनाव जीत गए। लेकिन सच्चाई जो होती है वो सच्चाई ही रहेगी। अभी आप देखिए, आप त्रिशूल जी जब आप इंट्रो कर रहे थे तो आपने कहा कि लगभग 60 विधायकों के टिकट कटेंगे। 312 समथिंग विधायक हैं इनके, तो 60 विधायक की एक टिकट अगर काटेंगे तो मतलब इनका ये हुआ कि लगभग इनका अगर एवरेज आप देखेंगे तो लगभग 30% से ज्यादा ये मानते हैं कि हमारे विधायक ने काम ही नहीं किया। यानी 100 में 30% को तो ये खुद ही मान रहे हैं कि रिजेक्टेड है, वो काम नहीं हुआ। तो मतलब आप जो बात करते हैं बड़ी बड़ी वादों की, अगर काम हुआ है, काम किया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है टिकट आप नहीं काटेंगे।
तो इतने को तो आप मान रहे हो, बाकी जनता मान लेगी। अब की बार भाजपा 50 सीट के नीचे रहेगी उत्तर प्रदेश में, इस बात को आप अरे सर, मान इतना लीजिए। अन्याय मत तो इसी कीजिए, तरह इतना अन्याय मत कीजिए सर ऐसे। मैं एकदम फैक्ट कह रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, यहाँ की सच्चाई जान रहा हूँ जी। और मैं गाँव मतलब रहता हूँ जहाँ पर वो जहाँ पर इनको मिलना है। आज ऐसा कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ग भाजपा को वोट देगा? किसान परेशान है, किसान का मुद्दा जो है ही है हमारे उत्तर प्रदेश में। आवारा जानवरों, अन्ना जानवर की वजह से एक एक किसान इस ठंड में रात भर जो खेत की रखवाली करता है, अपने घर परिवार से दूर घर में रहकर भी रहता है, वो इनको वोट दे देगा? कभी नहीं देगा। ये जो है, आप आ जाइए एम्बुलेंस के ड्राइवर वो हड़ताल पर, अनुदेशक हड़ताल पर, शिक्षा मित्रों की नौकरी खा गए। वो चलिए मैं हड़ताल आ पर रहा हूँ, बेचारे बिल्कुल कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। अजय कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अजय कश्यप जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। जी जनाब। अजय कश्यप जी, ये क्या हो गया लखनऊ में? दिल्ली तक और मुंबई तक अब शोर है इसका, जो लखनऊ में हुआ है कल, और कल से लेकर अभी तक जारी है लगातार। ये देखिए, जब कोई बड़ा नेता कोई पार्टी छोड़ता है तो ऐसे शोर मचते हैं और ऐसे हो हल्ले लगातार रहते हैं, मुमकिन मनाने की कोशिशें चलती हैं। लेकिन ये सारी परिस्थितियां आती हैं हमेशा चुनाव के मौके पर, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। आप देखिए कि पार्टियों को छोड़ने का और ज्वाइन करने का सिलसिला इसी समय होता है, क्योंकि हर नेता की अपनी तमाम मांगे होती हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और जब वो उन्हें लगता है कि चुनाव के ऐन मौके पे पूरी होती नहीं दिख रही है, तो वो खुलकर के अपना असंतोष जताते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, एक दूसरे दल ज्वाइन करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कद निश्चित रूप से बड़ा है, 6% उनके पास मौर्य वोट है उत्तर प्रदेश में। तो कोई भी पार्टी उन्हें हाथों हाथ लेना चाहती है, क्योंकि 6% मौर्य जाति का वोट बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है, तो किसी के लिए भी बहुत मायने रखता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आज तमाम अन्य नेताओं ने, जिसमें आपके सपा के भी है, भाजपा के भी है, कुछ अन्य विधायकों ने भाजपा में ज्वाइन करी, जिसकी आज भाजपा ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो अब लेकिन उसका शोर इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े कद पार्टी के नेता रहे और बसपा में भी उनका कद अच्छा था, लेकिन उन्होंने देखिए 2016 में फिर भाजपा ज्वाइन कर ली उन्होंने। उस तरह की सपा की मुलायम सिंह, अखिलेश, सभी उन्हें चाह रहे थे कि वो सपा में आए। अब उन्होंने 5 साल यहाँ गुजारे, अब उनकी जो भी मांग रही है, मांग तो तमाम चर्चाएं तमाम किस्म की है, लेकिन जो भी वजह थी, उन्होंने असंतोष तमाम किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का और तमाम अन्य काम न होने के मुद्दे को बना करके इस्तीफा दिया है। लेकिन जो दूसरी ये सिर्फ ये मुद्दे अगर होते तो वो सिर्फ ऐन मौके पर इस्तीफा अभी ना देते। अब वो सपा में जा रहे हैं, आज तो उन्होंने शायद कहा भी है कि 14 तारीख को सपा ज्वाइन कर लेंगे, और उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेरी बातचीत नहीं सुनी गई है, मेरी आवाज नहीं दबाई, मुखर नहीं हो पाई है। लेकिन अभी तक तो उनका तब बीजेपी में बहुत बड़ा था। अभी आप देखिए कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी के साथ वो मंच पर थे, तो बीजेपी में उन्हें तवज्जो खूब मिली। लेकिन अब चुनाव के मौके पर उन्हें कितनी सीटें चाहिए, किसको वो लड़वाना चाहते हैं, किसको जिताना चाहते हैं, इस मुद्दे को लेकर असंतोष है। तो ये बीजेपी के लिए भी एक हलचल की बात है, क्योंकि कई और विधायकों के भी वो अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। तो मेरे साथ 1 दर्जन विधायक हैं, 3-4 तो नाम आ ही गए सामने खुल करके। तो ऐसे में बीजेपी के सामने चिंता का विषय तो है कि अगर 1 दर्जन या इससे ज्यादा विधायक इस्तीफा देते हैं, तो इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए स्वतंत्र सिंह जी, सुनील बंसल जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, इवन अमित शाह तक ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। अब अमित शाह अगर किसी मामले में इंटरवीन कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि उस पार्टी के नेता का कद तो जरूर था कुछ न कुछ उस पार्टी में। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान देने वाली है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मुझे बसपा से किसी नेता ने अभी भाजपा से किसी नेता ने मुझसे बातचीत नहीं की है कल से। तो अब ये वास्तव में बातचीत हो रही है, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है, या सिर्फ आपस में ही भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है? निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ से भाजपा को नुकसान तो होगा ही होगा। जी चंद्रशेखर बिल्कुल अजय कश्यप जी, लेकिन ये जो दावा किया जाता रहा कि एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है और जो वेल ऑर्गेनाइज्ड बीजेपी पॉलिटिकल कैंपेन चलाती है, वो पॉलिटिकल कैंपेन आपको लगा नहीं पहले चरण में ही इस तरह से शिकार हो गया, उसकी मतलब दुर्घटना का शिकार हो गया? निश्चित
तौर पे भाजपा की ये दुर्घटना है। इस समय विधानसभा चुनाव इस समय बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है इस बार का, क्योंकि ये योगी जी के लिए विशेषता का प्रश्न है, भाजपा के लिए विशेषता का प्रश्न है। लेकिन अभी भी आप अगर देखिए तो विपक्षी दल कितना सक्रिय है चुनाव के लिए। भाजपा की अपनी तमाम रणनीतियां, एक चुनाव खत्म होता है दूसरी रणनीति को शुरू कर देती है, तो उनकी तैयारी तमाम अंदरूनी मोर्चे पर, जमीनी मोर्चे पर चलती रहती है। एक स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, निश्चित रूप से भाजपा को नुकसान होगा, एक एक्सीडेंट हुआ है उनका, लेकिन भाजपा इन चीजों को उभरना भी जानती है। आप देख लीजिए पिछले 2014 से भाजपा लगातार चुनाव जीतती चली आ रही है। ये और सपा हो, बसपा हो और कांग्रेस हो, तीनों की रणनीतियां ये नहीं तय कर पाते हैं अपनी अभी भी कि हम किस लाइन पे जाकर के चुनाव को लड़ना है और किस लाइन पे जाकर के जीतना है। तो ऐसे में लेकिन सर इस बार होने जा रहा है। अजय जी, इस बार कांग्रेस भी पूरी तैयारियों के संग जुटी हुई है और अपना अलग एजेंडा बना के चल रही है। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी ने जो कोशिशें की हैं वो काफी सराहनीय है, और सराहनीय इस लिहाज से कहना चाहिए क्योंकि वो जिस लेवल पे, लेकिन वो वन मैन आर्मी की तरीके से काम कर रही है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिस एकजुटता के साथ इस चुनाव के लिए जुटना होगा वो अभी नहीं नजर आता। अभी तो प्रियंका 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 ही हो रही है चारों तरफ, उनके कैंपेन, उनके नारे। कांग्रेस को यूपी में अपनी जमीन फिर से पाने के लिए बहुत 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 लंबा संघर्ष करना होगा। संदीप त्रिपाठी, क्योंकि आप ये जी मैं आ रहा हूं आपके पास अजय जी। संदीप त्रिपाठी, देखिए जो ये जो हो रहा है सब, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन आपको अपनी जमीन मजबूत करने के लिए संघर्ष लंबा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस बार में ही कहीं विजयश्री का वर्ण कर लें। देखिए, हम लोग संघर्ष कोई आज से नहीं कर रहे हैं ना, आज हम संघर्ष करने के लिए बैठे हैं। संघर्ष हमारा पिछले 2 वर्ष से संगठन पर जो है, जब से प्रियंका जी, पिछले 2 वर्ष को मतलब कोरोना काल के पहले की बात कर रहा हूँ। प्रियंका जी आई, जो उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं था, उस संगठन को उन्होंने मजबूत किया और संगठन को एक धार दी, और उसका परिणाम यह रहा कि जो है उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन खड़ा हुआ। और आज आप देखिए कि कभी जब हमारे जो है कार्यक्रम होते थे उसमें भीड़ नहीं होती थी, और उसमें से जो कांग्रेसी लोग जो है कार्यक्रम करके रह जाते थे। आज देखिए, कोई भी आप कार्यक्रम उठाकर देख लीजिए, कोई भी रैली देख लीजिए, हमारा छोटा कार्यक्रम आप देख लीजिए, किस तरीके से संगठित रूप से और ऑर्गेनाइज रूप से हम करने में सफल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम बिल्कुल संगठन में कमजोर थे, और उससे प्रियंका जी ने आकर मेहनत की है। लगभग 86,000 से ज्यादा प्रशिक्षित वर्कर है हमारे पास, जिसको सोशल मीडिया से लेकर हर एक चीज की बूथ लेवल से लेकर सारी ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे लोग ट्रेंड लोग हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह है। तो ये कह देना कि कांग्रेस अब पहली वाली कांग्रेस बिल्कुल नहीं रही है आज। और दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश और पूरे देश को एक नए राजनीति की तरफ ले के जा रहे हैं, और प्रियंका जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसी राजनीति और एक देश में एक ऐसी बहस को जन्म दिया जिस मुद्दे पर आज सारी पार्टियों को बात करनी पड़ रही है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो और चाहे वो भाजपा हो। हर एक पार्टियों को हमारे इशूज पर आकर आज बात करनी पड़ रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि आज अगर आप देखिए, बसपा से अभी परसों बहुत सारे मंडल कोऑर्डिनेटर, पूर्व जिला अध्यक्ष और बड़े बड़े पूर्व विधायक, कई लोगों ने जो है कांग्रेस ज्वाइन की। बसपा से आज भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, तो और भाजपा से कई लोग ज्वाइन किए। जो आप देखिए, एक लखीमपुर की घटना हुई थी, उनके जो है जो शहीद हो गए, उनके भाई ने भाजपा ज्वाइन की। तो बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन की, तो बहुत सारे लोग जो है लगातार कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो एक देखिए माहौल है आज जो ये दिख रहा है, ये एक बात का दोदक है। एक बात तो स्पष्ट रूप से संदेश दे रहा है कि भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हवा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा नेस्ता नाबूद उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। अब उसका फायदा कांग्रेस कितना उठा सकती है, उसका फायदा सपा कितना उठा सकती है, ये हमारी मेहनत और सपा की मेहनत पर है। वो भी लड़ रहे हैं चुनाव, हम भी लड़ रहे हैं। हम अपने इशूज पर जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने इशूज को। सपा ने तो वही गाड़ियां ही लगा दी हैं सर, बीजेपी कार्यालय के सामने ही। बिल्कुल आओ टूटो और इधर बिल्कुल बैठो और वहां पहुंचो, वहां तो ये चल रहा है। अजय कच्छप जी, नहीं देखिए,
ये बात और त्रिशूल जी, एक आंकड़ा मैं आज देखिए 2016 से 2021 के बीच में 180 कांग्रेस के विधायक बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हमारे साथ संदीप त्रिपाठी और बीजेपी से प्रदीप भटनागर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक अजय कश्यप। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अजय जी, ये जो दौर जारी है ये रुकेगा या इस तरह से कहीं और आगे बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी रुका नहीं है, अभी लगातार अब एक स्ट्रेटेजी होती जा रही है कि इस्तीफे आ रहे हैं, फिर कल कोई इस्तीफा है, तो इससे नुकसान तो पार्टी को हो रहा है। एक शेर जैसी छवि बना रखी थी, तो उस पर तो कहीं ना कहीं अगर शेर का नाखून भी उखड़ता है तो जंगल में हलचल मच जाती है। बिल्कुल सही है, इसी वजह से कांग्रेस को जलाने से हलचल मची हुई है। भाजपा में भी बैठने का दौर चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। भाजपा ने अभी एक ब्राह्मणों को मनाने के लिए कमेटी बनाई, अभी इसकी एक बैठक भी हुई है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग नाराज है, तो ब्राह्मण ना नाराज है इसके लिए एक कमेटी बनाई है जो घर में क्या करके हमारे भाजपा के साथी बैठे हैं, शायद इसके बारे में हमको बता पाएंगे कि उनको मनाने के लिए। तो ऐसे में आप इधर तो हमारा पूरा था ब्राह्मणों को मनाने से, उधर मौर्य साहब से जाने से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान है, और ये सिलसिला अभी और चलेगा। चुनाव अभी हमारे कांग्रेस के साथी जैसा कह रहे थे कि प्रियंका गांधी की रैलियों में या कांग्रेस के आयोजनों में भीड़ हो रही है, तो आप भीड़ तो देखिए इस समय सब में हो रही है। आप सपा की रैलियां देख लीजिए, मोदी जी की रैली देख लीजिए, भाजपा का कोई भी प्रोग्राम देख लीजिए, सपा का, कांग्रेस का कोई प्रोग्राम देख लीजिए, प्रियंका जी का भी देख लीजिए, भीड़ अभी सभी में बराबर है। उसकी वजह यह है कि अभी हर नेता को टिकट चाहिए, हर विधायक को टिकट चाहिए, इसलिए वो पूरी जी जान लगाकर भीड़ जुटा रहा है, इसलिए भीड़ हर जगह हो। जैसे जैसे ये टिकट कटते जाएंगे वैसे वैसे ये भीड़ हटती जाएगी और डाइवर्ट होती चलेगी। तो अभी ये सीटों का सिलसिला हर पार्टी में चलेगा, बस क्योंकि भाजपा सत्तारूढ़ दल है, उसका एक हाइप क्रिएट है, ऐसे में उसके जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता का जाना निश्चित रूप से, और उनका ये दावा कि हमारे साथ एक दर्जन विधायक हैं, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। इसके लिए भाजपा जरूर मंथन भी कर रही है। और बिल्कुल जी, प्रदीप भटनागर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं का इतना सम्मान कि ईडी और इनकम टैक्स छापे मार रहा था, और अपने नेताओं का इतना असम्मान कि आपने पुलिस लगा दी पीछे। अच्छा हुआ होमगार्ड नहीं लगाया, वरना और ज्यादा मामला खराब हो जाता उनका। तो चंद्रशेखर जी, हमने किसी के पीछे पुलिस लगाई है और ना हमने किसी के पीछे ईडी, ना हमने इनकम टैक्स लगाया है। वो तो उनका काम है, वो करेंगे। अगर आप उनमें दखलंदाजी करें या उनमें आप टीका टिप्पणी करें प्रशासन के काम में, वो गलत होता है। नहीं सर, लेकिन अभी तक तो मंत्री थे वो आपके शासन में, और अब बाहर आते ही सर, जैसे ही बाहर निकले अब वारंट भी निकल गया, और अब तमाम चीज़ों के दबाव आ रहे हैं। जो आप जिनकी बात करें, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मंत्री रहे, उनकी बात कर रहे हैं आप, मौर्य जी की। हाँ, तो थोड़ा स्पष्ट नाम लीजिए, मैं स्पष्ट बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए, उसमें जो है, जो कोर्ट है, विधायक कोर्ट ने उन पर FIR दर्ज की है, और बाकी पार्टी ने नहीं करी, उन पर निकाला नोटिस, उनसे निकाला। दल बदल की राजनीति आज से नहीं है, ये सदियों से है। और अगर हम चले तो 70 वर्ष चले, 70 वर्ष और पुराना चले, तब से दल बदल की राजनीति चली, एक दूसरे धकेल नहीं है। अगर दल बदल के, अभी मैं सुन रहा था कि अभी अस्तित्व खत्म हो जाएगा पार्टी का, और बहुत सारे आ रहे हैं, कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो सुन रहा था मैं। मुझे लगता है सारी मर्सिडीज गाड़ियां उन्होंने विधानसभा के बाहर लगा रखी हैं, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब जगह लगा रखी है। बिल्कुल अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा ये बता दी इनका अस्तित्व क्या है। जो आज 10 साल के अंदर 17 सांसद, मंत्री 35 से ऊपर चले गए, छोड़ के दिग्गज इनके यहाँ से, उनको तो नहीं रोक पाए अपनी नीति के कारण। उसके बारे में नहीं बताएंगे? नहीं पता है इनके यहाँ से, तो इमरान मसूद चले गए, इनको भी पता ही है। इनके यहाँ कोई नहीं बचा, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, रहे वो भी चले जाएंगे। लेकिन एक प्रदीप जी, बड़ा रहस्य का विषय है ये, इस्तीफों की एक जैसी भाषा है। कौन लिख रहा है ये इस्तीफे? ये जांच नहीं करवाई आपने? इस्तीफे लिख कौन रहा है आखिर?
अगर आप देखिए जैसे कि चुनाव, जब चुनाव उत्सव में चाहे किसी प्रदेश में हो या देश में हो, लोकसभा, उसमें ये दल बदल की राजनीति चलते रहते हैं। सत्ता लोभी जो लोग होते हैं, जिन्हें एक पद के ही केवल काम करना, अजीत सिंह का सबसे बड़ा, चौधरी अजीत सिंह का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, बहुत सम्मानित रहे राष्ट्रीय लोकदल के नेता। हमने देखा उनके 3 लोकसभा कार्यकाल के अंदर कि जहाँ वो सांसद जीते थे अपने साथियों के साथ मिलके, हमारे साथ भी उनका अलायंस रहा और पार्टी के साथ रहा, जिससे क्या करते थे, वो मंत्री बनते थे और जो सांसद बेच रहे, विधायक बेच रहे, उनका काम था। क्या करा पश्चिम के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने उन्हें जीरो कर दिया और वो जीरो करा कि आज उनका एक चेयरमैन का एक प्रधान भी नहीं रहा पश्चिम में, ना पूरे प्रदेश के अंदर। तो प्रजातंत्र है, लोभी लोगों को वो सबक सिखाना जानती है। वो हाल गत कांग्रेस की हुई, अगर कांग्रेस के अगर 12 से चले और 12 से और तेज चले, तो ऐसा ग्राफ में क्या हुआ, जो राष्ट्रीय पार्टी और वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी में केवल 7 ही सांसद विधायक रह गए, सॉरी सांसद की गलत बोल गया मैं, सांसद तो मात्र यही केवल एक ही है। तो इन चीजों को, इनको अपने गणना और अपनी चीजों में बड़ी बड़ी बातें बोलने से अच्छा है कि अपनी चीजों में गणित में गणना करनी चाहिए। ये आप सर, लोग ये कहाँ जो जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। वर्तमान जो भारतीय राजनीति है सर, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। आप जिस तरह से सियासी हमला करते थे अभी तक, तमाम चुनावी जो भी पॉलिटिकल कहीं क्राइसिस होता था या पॉलिटिकल कैंपेन में, लेकिन अब आप ही के ऊपर हमला हो गया, ये लोगों के गले नहीं उतर रहा सर। ये कैसे हो गया? लोगों को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर जी, अगर आप खानदानी और पारिवारिक अगर टिकट बंटवारे का काम सिस्टम जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का गत भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यहाँ यही खूबी है कि आप मगर मौर्य साहब की बात करते, देखिए हमारे अभी हमारे पार्टी में विधायक है, मंत्री पद में इस्तीफा दे दिया है और सम्मानित है, और उन्होंने साफ मीडिया ने बताया भी है कि उनको बेटे के लिए, बेटी के लिए टिकट चाहिए था। अभी भाजपा में सिस्टम नहीं है ना, समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आए, तो आप पैर छुआ के उन्होंने मंत्री बन गए, प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। यहाँ भाजपा में पैर छुआ ही नहीं है। तो सर उनकी बेटी तो सर आप ही की पार्टी से सांसद है सर, बदायूं से सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सांसद है। आपने कहा ना सर, बेटी को देने का सिस्टम नहीं है, टिकट इसलिए सर। नहीं, सूत्रों ने बताया, मीडिया खुद ओपनली बोल रहा है कि मोदी जी को 2 टिकट चाहिए थे। क्योंकि संगठन के अंदर, भाजपा के अंदर ये सिस्टम नहीं है। नहीं, टिकट तो 10-12 चाहिए थे सर उनको। विधायक तो बहुत सारे जाएंगे। हाँ। ये भाजपा है, भाजपा को ये नहीं है कि वो सत्ता में बैठेगी और सत्ता लोभियों को आगे बढ़ाने का काम करे, नहीं है। सरकार में आए या नहीं आए, लोभी लालचों से दूर है, रहेंगे। जो काम करेगा समाज के लिए, देश के लिए, वो सर माथे पे बिठाया जाएगा। तो दल बदल की जो राजनीति करते हैं वही लोग भाग रहे हैं। मौर्य साहब भी पीछे से आए थे और जो जा रहे हैं वो भी आपने देख इन पार्टियों से घूमते फिरते आए। हमारी सरकार, हमारी पार्टी में जगदीप पाल जी कांग्रेस छोड़ के आए और आज तक भाजपा में है और दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। लेकिन सर ये क्यों नहीं बन पाए? 5 साल इनको क्या नहीं दिया? सब तो दिया भाजपा ने, आपने, लेकिन उसके बाद भी आपकी विचारधारा अपना नहीं पाए। जैसे ही चुनाव आए छोड़ के भाग लिए। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, मैं दारा सिंह चौहान के बारे में, तमाम वो लोग जो भाजपा छोड़कर चले गए चुनाव से पहले, तो विचारधारा अपना नहीं पाए सर। क्या कारण रहा इसका? विचारधारा 5 साल में वही तो कह रहा हूँ, धारा वो कौन सी थी, मुख्य धारा में आना चाहते थे, चाहे वो दारा सिंह जी हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो। आप क्या, आपको आचार संहिता लगने के बाद ही सब चीज नजर आई? भाई आपका जो विधानसभा लगती है, तो वो एक आपको अपने जिले की, आपको अपने क्षेत्र का आपको अधिकार है उस बात को उठाने का, आपको अपनी लड़ाई लड़ने का जनता के लिए, क्योंकि जनता ने आपको लड़ने के लिए भेजा है, विकास के लिए, काम के लिए। वो आचार संहिता में ही 5 साल बाद याद आई उनको। उन्हें जातियां भी याद आ गई, अब उनको क्या नाम, विकास भी याद आ गया, अब उन्हें आचार संहिता में किसान भी याद आ गया। तो ये सब चीजें राजनीतिक है, राजनीतिक है। बिल्कुल मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। मैं खत्म कर रहा हूँ। ये सब हमारे प्रदेश के लोग, प्रदेश के विकास के लोग, जो प्रदेश के विकास में और विकासशीलता में अब आगे आ गए, माइंड खुल गया उनका। वो ऐसे लोगों को, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, वो समझते क्या करना है क्या नहीं करना। और रही कांग्रेस की बात, वो तो 0 सन्नाटा थी और वो रहेगी। और पूर्व लोग ही पूर्व में घुसेंगे, क्योंकि जिन पे अपने पास कार्यकर्ता को सिखाने के लिए जो छत्तीसगढ़ भेज रहे हैं, छत्तीसगढ़ से 7,000 कार्यकर्ता
कार्यकर्ता बुला रहे हैं यूपी में, वो क्या चुनाव लड़ेंगे और क्या चुनाव के बारे में बोलेंगे। इसी उन्हें धरना बैठ के अपना जनपद में बैठक करनी चाहिए, बैठ के नहीं तो जगह ना 24 अकबर रोड में बैठक करनी चाहिए। शायद उन्हें इस चीज का पता लगे कि उत्तर प्रदेश आपके से 36 साल से दूर क्यों है। लेकिन सर लड़ तो रहे, लोकतंत्र का फर्ज तो निभा ही रहे उत्तर प्रदेश में। अगर लोकतंत्र का अगर फर्ज निभाते होते तो आज केंद्र में भी और प्रदेश में भी गति ये नहीं होती आप लोगों की। तो सर फिर भाजपा नहीं आती ना सर, अगर अच्छा सब कुछ कर रहे होते। इसलिए सर हाँ गलतियां तो करनी पड़ती हैं, और गलतियां इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि गलतियों से तो सीखता है आदमी सर। अगर आप 1951 में चले जाएं, 50 में चले जाएं, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी बनी थी। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जनसंघ की स्थापना हुई थी। हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो 74 में बनी, आगे जनसंघ ही बनी थी, बिल्कुल मुझे पता है। मगर आज लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता है। और अगर गलत नीति ना होती कांग्रेस की, तो ममता जी नहीं बनती आज मुखिया। ऐसे ही नेता है, ठीक है, भाजपा के जो खुद के नेता है उनको कुछ पता नहीं है। आ रहे हैं संदीप जी, आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। ठीक है प्रदीप जी, अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं ठीक है आ रहा हूँ प्रदीप जी आ रहा हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्या थे, कभी मंत्री बने थे क्या? क्या पूछिए हमारे मित्र प्रदीप भटनागर जी, सवाल कम्प्लीमेंट्री ले लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कभी मंत्री रहे हैं क्या? बताता हूँ माननीय, देखिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस में थे पहले। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस की नीति के कारण ये सब चीजें बनी। अगर कांग्रेस की नीति अगर अच्छी होती तो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष हटाया नहीं जाता। तो आप लोगों की नीतियों में कमी थी, तो आपने विद्रोह में खड़ा करा हर चीज में, क्योंकि आपकी निगाहों में जो कमियां थी ना देखने की चश्मे में। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास प्रदीप जी। अजय जी, ये जो अजय जी आवाज सुन रहे हैं आप? जी अजय जी, ये जो विचारधारा में लोग सम्मिलित होते हैं, कांग्रेस में पहले सम्मिलित हुए, सत्ता थी कांग्रेस की, कई लोग सम्मिलित हुए, अब भाजपा की सत्ता थी, सम्मिलित हो गए, फिर लेकिन जैसे ही चुनाव आया छोड़ के चल दिए, कार्यक्रमों में खड़े रहे, बड़े बड़े मठों का उन्होंने पूरा वो ले लिया, अपने ऊपर श्रेय ले लिया। ये विचारधारा एकदम छोड़ कैसे देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। नहीं, ये विचारधारा कहाँ, दल बदल के साथ विचारधाराएं थोड़ा अपनाई जाती है। विचारधाराओं का तो आवरण उड़ाया जाता है। वो तो मैंने कहा ना कि हर चुनाव से पहले राजनीतिक आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं ही जोर मारती है, हिलोरे मारती हैं, और उन्हीं के आधार पर आदमी फैसले करता है, एक पार्टी छोड़ करके दूसरे दल ज्वाइन करता है और उनको विचारधाराओं का नाम देता है। और जब भी वो पार्टी छोड़ता है चुनाव से पहले, तो उससे पहले पार्टी में उसका कद बहुत ठीक ठाक रहता है, और एक दिन बाद ही वो पार्टी को तमाम आरोप लगाना शुरू कर देते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, मैंने कहा ना कि उनको भाजपा में उनकी हैसियत बहुत अच्छी थी। आपके ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, पंचायत चुनाव में उनको टिकट उन्होंने बंटवाए दिए। इसके अलावा कुशीनगर एयरपोर्ट, मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मंच पर मौजूद थे, पूरी तवज्जो उनको दी गई थी। लेकिन तो ये विचारधारा से नहीं आए थे। विचारधारा होगी तो वो जब जनता दल में थे शुरू में, फिर उसके बाद वो आपके बसपा में रहे लंबे समय, बसपा के बाद सीधे वो आपके भाजपा में आ गए। उस दौरान भी पता नहीं कोशिश की, फिर अपना दल भी खुद एक बनाना चाहते थे उस दौरान, लेकिन फिर राजनीतिक अपना दल गठित करने की बजाय वो भाजपा में ही आ गए, और अब वो सपा में चले गए। तो ये विचारधाराओं की लड़ाई या विचारधारा नहीं, ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और उनकी जरूरतों को देखते हुए फैसला किया गया है। बिल्कुल। और ये सारे सिलसिले अभी आपको चुनाव तक दिखाई देंगे लगातार, जिसमें नाम विचारधाराओं का दिया जाएगा, लेकिन वो व्यक्तिगत जरूरतें, महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाओं के कारण ही आदमी फैसले करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय कच्छप जी। संदीप जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, जो प्रदीप भटनागर कह रहे हैं कि कहीं कोई खतरा नहीं है उनको, और आप तो कम से कम बिल्कुल खतरा नहीं है उनके लिए। देखिए, अभी प्रियंका जी का इंटरव्यू चल रहा था, तो मौसमी सिंह शायद आज तक से था। मौसमी सिंह जी ने पूछा प्रियंका जी से कि राहुल जी
को तो पॉलिटिशियन मानते ही नहीं है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भाजपा मानती है, और प्रियंका जी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन मानती है। तो प्रियंका जी ने सवाल किया था, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपके माध्यम से जनता से और भाजपा के मित्र से कर रहा हूँ। भाई अगर भाजपा हमें सीरियस नहीं लेती है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस राहुल 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 क्यों करती है? समझिए इस बात को। इनको डर सबसे ज्यादा लगता है तो कांग्रेस से लगता है। अभी हमारे भाजपा के मित्र प्रदीप भटनागर जी ने भी जितनी बात सपा के नहीं की उससे ज्यादा कांग्रेस की बात की। क्योंकि इसको डर लगता है कांग्रेस से। कांग्रेस आइडियोलॉजिकल पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है, और कांग्रेस की विचारधारा ही जो है इस विचारधारा, भाजपा जैसी विचारधारा की पार्टी को और इनको खत्म कर सकती है। इस बात को ये जानते हैं, और इनका काउंटर अगर कोई कर सकता है वैचारिक रूप से तो वो जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इस बात को प्रदीप भटनागर जी और भाजपा अच्छी तरीके से समझती है। और आप समझिए कि भाजपा के नेताओं की स्थिति क्या है। हमारे अभी भाजपा के मित्र बैठे हैं, प्रवक्ता महोदय अभी बताए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कांग्रेस में थे तो कहाँ थे, इनको पता ही नहीं। अपने मतलब बताया ना हमने आपको कि उधार के आदर्श पुरुष हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात तो ये लोग करते हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री जी की बात तो करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनको ये आदर्श मानते हैं, उनके बारे में इनका ज्ञान इतना है जो कांग्रेस में थे। हमारे मित्र को ये नहीं पता है कि वो जनसंघ के संस्थापक हैं, प्रजा कृषक पार्टी में वो थे, वो पहले जो है उप प्रधानमंत्री भी रहे, जो है आज के पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर वो जिन्ना के साथ मिलकर जो है सरकार बनाए, उसमें उप प्रधानमंत्री थे, और जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग का जो है प्रधानमंत्री था, उसमें मुख्यमंत्री का पद नहीं होता था, प्रधानमंत्री का पद होता था। इनको ये नहीं पता है कि वो विपक्ष पार्टी में होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 मंत्री बनाए थे, उस 5 मंत्री में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। ये हमारे मित्र को नहीं पता है। तो ये ऐसे लोग भाजपा में, इसी वजह से भाजपा को दूसरी पार्टियों के नेताओं को अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन आइडियोलॉजिकल रूप से वो, आप किसी को लालच से, किसी को डरा कर, कुछ स्वार्थ बस आप ला तो सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकल चेंज जो है, जो आइडियोलॉजी है, बहुत से लोग आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं ला पाते हैं। उनके लिए समाज बड़ा होता है। एक छोटा सा मेरा प्रश्न है आपसे, सोनिया जी का असली नाम क्या है? सोनिया जी का असली नाम क्या है, आप बता दीजिए। सुनाई दे रहा, आप सुन लीजिए। सोनिया जी का असली नाम क्या है वो बता दीजिए। कांग्रेस की स्थापना कितने वर्षों को वो बता दीजिए। सोनिया गांधी जी का असली नाम क्या है वो बता दीजिए, और कितने वर्ष हो गए कांग्रेस को बने वो बता दीजिए। सोनिया गांधी है, असली और नकली नाम फिर आपको पता ही नहीं, फिर आपको पता ही नहीं है कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो गए कांग्रेस को बने, पता है आपको? आपने मुझे मेरे आदरणीय आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उदाहरण दे रहे हैं, कांग्रेस को कितने वर्ष हो गए बता दीजिए। भाई सोनिया जी, सोनिया उनका आपको पता ही नहीं है, सोनिया गांधी है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा छोड़िए, कांग्रेस कितने वर्ष हो गए बने हुए, कांग्रेस को स्थापना कितने वर्ष हो गए? अभी कुछ दिन पहले आपका स्थापना दिवस हुआ था, कितने वर्ष हो गए कांग्रेस को बता दीजिए। क्लास में पास हो जाओ तो हमारी क्लास में आओ। अरे हमारी क्लास में थोड़ी अपना पता नहीं है, दूसरे का ढोल पीट रहे हैं, बैठ कर कांग्रेस का बिल्ला डाल देने के अंदर। हमें अपने अपना पता नहीं है, दूसरे का इसमें चल दिए आप। नहीं, देश के नेता हमके बारे में आप बता दो क्या नाम था सोनिया जी का? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ संदीप जी, मैं प्रदीप जी ये कह रहा हूँ, प्रदीप जी मैं आ रहा हूँ संदीप जी आपके पास। प्रदीप जी मेरा सवाल सुन लीजिए, प्रदीप जी मेरा सवाल सुन लीजिए। सर मेरा आखिरी सवाल है कि कांग्रेस का स्थापना दिवस हुआ है, कांग्रेस कितने वर्ष हो गए थोड़ा बता दीजिए, कांग्रेस के नेता बैठे हैं बता दीजिए सर। संदीप त्रिपाठी जी कितने वर्ष हो चुके हैं कांग्रेस को? मैं तो बालक बच्चा हूँ, मुझे भी ज्ञान मिल जाएगा। संदीप जी किस चीज का ज्ञान लेना है भैया? ये कह रहे हैं कांग्रेस को स्थापना हुए कितने साल हो चुके हैं? अरे भाई 135 वर्ष हो गए, आपको पता ही नहीं है? 135 हो गया, 135 लगा, आपको जानकारी ही नहीं है। आपको सुने अब सुन लीजिए जानकारी। प्रदीप जी आप बता दीजिए। चलिए छोड़िए, कांग्रेस को 126 वर्ष हो गए, सुन लो बता दो। और सोनिया जी का नाम है मैरी एंटोनिया, समझे जी?
आपको सोनी जी का नाम भी नहीं पता। कांग्रेस की स्थापना पर आई है। अंटीना मंटीना आपको अपने बारे में पता नहीं, दूसरे का इतिहास बोले चल रही है। कितना साल हो गए प्रदीप जी, ये बताइए ना। मोदी जी का क्या नाम है? मोदी जी के बाप का क्या नाम है? सर मैंने बदतमीजी से नहीं बोला संदीप जी, ये बाप का नाम मेरे को ये लैंग्वेज सिखाई नहीं गई है। आपके देखिए ये लैंग्वेज मुझे सिखाई नहीं गई है बोलने के लिए। आपके यहाँ एक नेता और भी हैं, आते हैं बहुत बदतमीज, तो थोड़ा सा आप अपना थोड़ा लहजे को ध्यान रखें प्लीज। तो थोड़ा सा बाप को पिताजी बोलते हैं, अपने बाप को पिताजी, दूसरे बाप को बाप नहीं बोलते, पिताजी बोलते हैं, थोड़ा सम्मानित से बोलते हैं थोड़ा सा। चलिए अब कितना स्थापना का कितने साल हो गए बता दीजिए पहले। चंद्रशेखर जी जो बात कर रहे हैं, क्या ये क्यों नहीं बता पा रहे जगदीप पाल क्यों खट्टे होकर चले गए? सर आप बता दीजिए पहले कि कितने साल हो गए कांग्रेस को स्थापना हुए, तो एक बात तो खत्म हो। पता है ना, इन्होंने 126वां वर्ष बनाया है सोनिया जी ने, जो झंडा गिर गया टूट के। आपको नहीं पता? नहीं हमें तो पता है सर खूब। सर हमें तो ज्ञान नहीं है, हम तो ज्ञान बटोर लेते हैं। 126 वर्ष हो चुके हैं अभी झंडा जो फहराया है लास्ट में भी बता देता हूँ आपको मैं। कितना जी 126 वर्ष हो गए। 126? हाँ जी सर गलत जानकारी है शायद। तो आप दुरुस्त कर दो साहब मेरी जानकारी। 36 हो गए हैं, तो 95 में है, 157वां वर्ष लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। 1885 स्थापना वर्ष है। आप नहीं जानते तो हमसे लेकिन सर प्रदीप जी ये पलायन रुक जाएगा ये कांग्रेस का स्थापना दिवस याद करने से आपके यहाँ पे? देखिए बात पलायन की नहीं है। मैं तो यही साबित करना चाहता था कि आपको 136 या 140 वर्ष इनको क्या साबित करना, ये तो संघर्ष कर रहे हैं बेचारे उत्तर प्रदेश में। पा जाएंगे जितना पा जाएंगे अपना मेहनत करके। बात तो आपके वर्चस्व की है प्रदीप जी। चंद्रशेखर जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको 136 वर्ष या 140 वर्ष हो गए, कि ऐसा क्या बोया आपने बीज जो आपको कांग्रेस मुक्त भारत होना पड़ा। मैं संदीप जी बीच में नहीं बोलता किसी के बीच, ना मुझे आदत है। जब आप बोलेंगे आप बीच में ही बोले, सवाल बीच में। सर मैं नहीं बोलूंगा, सुनिए आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, आप थोड़ा सा ज्यादा बोल के डिबेट खराब करेंगे। ये कांग्रेसियों की पुरानी आदत है। प्रदीप जी अब सुन लीजिए। प्रदीप जी आपने सवाल पूछा था, मैं इनका जवाब ले लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ मैं। आपने सवाल पूछा था बीच में, बिल्कुल वो बोल दीजिए। संदीप जी बता दीजिए, अपना जवाब दे दीजिए। जी अभी देखिए हमारे भाजपा के मित्र का ज्ञान कितना ज्ञानी लोग होते हैं ये लोग, अभी पता चल गया। और ये बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तब भी हम लोगों को बताया जाता है। भाजपा के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको जो है अपने इतिहास भूगोल का पता नहीं होता। आरएसएस की नारंगी विश्वविद्यालय के और रोहतक और फेसबुक यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए छात्र जमीन स्तर पर और विद्यालय में जाकर पढ़े हुए छात्रों का मुकाबला कभी जमीनी स्तर पर नहीं कर सकते हैं। और न किसी जो है परिचर्चा में कर सकते हैं। हाँ ये किसमें कर सकते हैं? ये झूठ बोल लेंगे, ये झूठ फैला लेंगे, ये आपको गाली दे लेंगे, आपके जो है चरित्र का हनन कर लेंगे। मिल रहा है सर इससे आपको दिखाने के लिए? सर इससे कोई आपको फायदा हो रहा है आलोचना से? नहीं बिल्कुल नहीं, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सही बता रहे हैं। थोड़ा सा और जो बात रख रहा हूँ वो आ जानी चाहिए। कागर जी ने हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया और इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में, जो कि हमारे देश के जो है एक नेता रहे हैं, अगर उनके बारे में इन्होंने गलत जानकारी दी, उसको करेक्ट किया, तो वो मैंने आलोचना नहीं की, मैंने सिर्फ उनको करेक्ट किया। अरे प्रदीप जी सर इतना तो बता दिया सर, कितना बताएं और क्या आप बता दीजिए सर। कोई जानकारी इन्होंने गलत दी है या कुछ? आपको शिक्षा दे दूंगा। बिल्कुल। हाँ अब ठीक है संदीप जी सुन लीजिए कोई गलत जानकारी दी है तो सुन लीजिए। जब देश की आजादी का काम चला, बिल्कुल प्रदीप जी मैं आपको एक कुछ समय के लिए इंदुकांत दीक्षित जी भी हमारे संग जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत आपका इंदुकांत दीक्षित जी ANB न्यूज पर। जी प्रदीप जी मैं ये नहीं कहता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जनसंघ की जब स्थापना हुई बिल्कुल उन्होंने करी, मगर देखिए जब एक झंडे के नीचे जब आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस का झंडा था। और ये सब बताइए इनको फिर गलत बात कर रहे हैं त्रिशूल जी, इनको पता नहीं है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में।
आप दीक्षित जी इनको करेक्ट करिए, हमारे भाजपा के मित्र ट्यूशन लेके आया करिए। दीक्षित आप जी, नहीं है तो हमसे ले लीजिए ट्यूशन। इंदुकांत दीक्षित जी, दूसरे को नहीं ये कुछ बोलने दोगे। इंदुकांत दीक्षित जी ये कुछ जानकारी दे रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी, आप सुन लीजिए कि ये सही है गलत है, निर्णय कर दीजिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी कांग्रेस में नहीं रहे हैं, वो उनकी एक खुद की एक पार्टी थी, उसके बाद उन्होंने जनसंघ बनाई, वो हिंदू महासभा के नेता थे, राज किसक पार्टी के माध्यम से उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई, और वो 5 नेता ऐसे थे, भीमराव अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 3 लोग और, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पार्टी में ना होते हुए भी उनको मंत्री बनाया। ये यही फैक्ट है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में थे इस वजह से मंत्री थे। सही है, ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ इंदुकांत जी, ये जो जानकारी इन्होंने दी है जरा इसको पुष्ट कर दीजिए। नहीं, ये जो त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि श्यामा प्रसाद जी, देखिए ये उन्होंने ठीक कहा त्रिपाठी जी ने, श्यामा प्रसाद जी को गैर कांग्रेस पार्टी का होते हुए भी सरकार में शामिल किया था नेहरू जी ने अपनी सरकार में, और जो आजादी के बाद उन्होंने सरकार गठित की थी, पहली सरकार देश में, उसमें यही बड़प्पन उन्होंने रखा था कि जो अपने विचारों से सीधे जुड़े हुए नहीं थे, अपनी पार्टी से सीधे जुड़े नहीं थे, उनको भी सत्ता में स्थान दिया था देश को अच्छे ढंग से चलाने के लिए। ये तो ठीक बोल रहे थे पार्टी जी। प्रदीप जी देखिए, कांग्रेस में नहीं थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं पूरा दोस्त कर रहा था, पूरा मुझे बोलने नहीं दिया। चल अरे सर, अब बोलना आप बोल लीजिए। आप कोई तो कह रहा हूँ बीच में बोलने, चलिए कोई नहीं, आप आगे बढ़ाइए, मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाइए। ठीक है, तो इंदुकांत दीक्षित जी, अब मैं इंदुकांत जी के पास आता हूँ। देखिए ये जो विचार, ये जो पलायन पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में इस समय, ऐसा इतिहास रहा है पिछले कुछ समय से कि भाजपा ने पॉलिटिकल कैंपेन में हमलावर होकर हमेशा कहीं आक्रामक रही है, लेकिन वो पूरा आक्रमण बिखर गया जो 2 दिन का सियासी घटनाक्रम है। तो कैसे देखते हैं, शेर का नाखून भी उखड़ जाता है तो जंगल में हलचल मच जाती है, लेकिन नाखून क्या, यहाँ तो बहुत बड़ा ये जो सियासी घटनाक्रम है इसकी विवेचना करना ही मुश्किल हो रहा है। जी चंद्रशेखर जी, देखिए ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि भाजपा जैसी पार्टी के लिए ये चीजें मतलब कंज्यूम नहीं हो सकती हैं, कि जो उनका मैनेजमेंट है, और वो भी जितना उनकी शक्तिशाली सरकार मानी जाती है केंद्र में, राज्य में, उसके बाद इस ढंग का घटनाक्रम। लेकिन देखिए, इस ढंग का घटनाक्रम इस ढंग से अनफोल्ड हो, अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं कि इस तरह से घटित हो कि स्क्रिप्ट दूसरा कोई लिखे और भाजपा के लोग उसको देखकर अचंभे में आ जाएं, ये गलत हो गया। ये मानने वाली बात नहीं है इस समय, बिल्कुल। लेकिन जो घटना हुई ये तो एक्सपेक्टेड है। मैं आपको बताऊं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक्सपेक्टेड हो सकता न रहा हो, लेकिन जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने खुद कहा है कि वो गए थे केंद्रीय नेतृत्व से मिलने, उनको उचित सम्मान नहीं मिला, सारी बातें नहीं मानी गई। तो एक बड़ी बात, एक हमारे एक मित्र आज कह रहे थे कि ये सत्ता में शेयर हासिल करने की लड़ाई है। जिस पार्टी को जहां सत्ता में जितना शेयर, जिस नेता को जहां सत्ता में जितना शेयर इस समय मिल रहा है, उस हिसाब से वो अपने रास्ते तय करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। देखिए, ये भारतीय राजनीति का एक दुखद पहलू है कि सिद्धांतों की राजनीति, मर्यादा की राजनीति अब सपना हो गई है अधिकतर। कुछ पार्टियां सिद्धांतों की बात करती हैं और उनके यहाँ सिद्धांतनिष्ठ लोग रहे हैं परंपरा से, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते हैं। आजादी के बाद यही बात कांग्रेस के बारे में मानी जाती थी, और 1980 में गठन के बाद भाजपा के बारे में भी बहुत कुछ ये माना जाता है, खासतौर से उनका जो अपना पैतृक संगठन है आरएसएस के बारे में, कि वो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, जब राजनीति में आई भाजपा और उसके बाद भाजपा में चाहे संघ के लोग भी आए, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल है बंगारू लक्ष्मण, आप देखें कि किस तरह से सिद्धांतों से समझौते, चाहे वह फिक्टिशियस मामला था, लेकिन सिद्धांतों से समझौता हुआ, वो कन्विक्ट भी हो गए। ये भाजपा के लिए बहुत बदनुमा धब्बा बन के आया। लेकिन जैसी राजनीतिक छवि वाजपेयी जी की थी, जैसी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की रही है, जैसी राजनीतिक छवि आपके आडवाणी जी की रही है, उसको देखते हुए उनका फिर भी पार्टी के तौर पे एक अलग चरित्र माना जाता रहा है। अब आप देखिए, जो लोग जा रहे हैं
मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि भाजपा में अंदर के खाने में जो चल रहा है, जो हमें जानकारी मिली है, लगभग 100 से 125 विधायकों का टिकट कटना है। ये बहुत सामान्य सी बात है कि जिस विधायक का टिकट कटना है उसे उसकी हवा लग जाती है। उसमें बहुत से मंत्री भी होंगे। अब देखिए, ये हमने कहा कि स्क्रिप्ट दूसरे लोग लिख रहे हैं, भाजपा के लोग डिफेंसिव हो रहे हैं, यही आश्चर्यजनक है। जिन विधायकों का टिकट कटना है चंद्रशेखर जी, निश्चित तौर पर मौका तलाश करके वो दूसरा आसरा तलाशेंगे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कितने भी बड़े नेता हो। अगर मान लीजिए कि उनके बेटे को, उनके बेटी को, उनके सदस्यों को, जिनको चाहिए 15 सीट, आपने कहा जी हम आपको 5 सीट ही देंगे विधानसभा में, जिनको चाहिए 25 सीट, आपने कहा हम 3 देंगे, तो वो अगर उनको कहीं 7 मिल रहा होगा तो वो मौका देख के भागेंगे। हालांकि रिजल्ट बताएगा कि उनके निर्णय कितने सही थे, कितने गलत थे। जी बिल्कुल। अब प्रदीप जी देखिए, इंदुकांत दीक्षित जी ने जो बात कही वो आपने अच्छी तरह सुनी होगी। लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि आपका जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और जो रणनीति आपकी रहती थी बहुत कसी हुई, गठी हुई, वो एकदम खुल के सामने आ गई। इससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। इंदुकांत जी जो बता रहे हैं कि 100 लोग, कम से कम 100-150 जो विधायकों का टिकट कटने वाली बात है, देखिए वो चीजें एक संगठन के अंदर अगर चलाना है उस तरीके से, सिस्टम में बदनामी से दूर रहना है, तो सब चीजों को ध्यान देना पड़ता है। ये कंफर्मेशन तो देखिए, ये तो एक नेतृत्व के ऊपर है कि टिकट किसका कटेगा और किसका नहीं कटेगा, किसने किया और क्या नहीं किया। ये टूट करके राजनीति में क्या है कि अगर आप अपने विधायकों की, सांसदों की नहीं सुनोगे, मंत्रियों की नहीं सुनोगे, तो वो चीजें बड़ी इफेक्ट करती हैं। और देखिए, असम के सीएम शर्मा है, उनके साथ क्या घटित हुई वो भी सबने सुनी। बिश्नोई जी हरियाणा चले गए, क्या हुआ घटित वो भी देखा। अशोक तंवर जैसे प्रदेश के अध्यक्ष रहे और खूब लड़ाई लड़ी हरियाणा के लिए, उसका गति भी देखी हमने पंजाब का भी हाल देखा, जो कांग्रेस के जो परिवार दर परिवार सेवा करते रहे, उन्होंने क्या हुआ उनके साथ। तो सब चीजें, ये राजनीतिक करणों में सब चीजें हेरफेर चलता है। और हमने तो ये भी देखा कि अभी नॉर्थ ईस्ट में ये पूरे विधायक ही चले गए 20 के 20। तो ये चीजें संगठन के जो मुखिया होते हैं, इन चीजों पे ध्यान देना होता है, चाहे किसी पार्टी के हो। जी हम भाजपा में भी मंथन होता है, और आज भी भाजपा में इस चीज का मंथन हुआ है बैठ के। और अगर ये 4 लोग या परिवार के लोग बैठे करें तो ये मंथन कभी कामयाब नहीं होता। संगठन के लोग संगठित होकर मंथन करते हैं जब सब लोग बैठते हैं। क्योंकि जब सरकार ही, जब प्रदेश की सरकार हो या फिर अपनी पार्टी हो, या तो परिवार चला ले या संगठन चला ले, तो बड़ा फर्क होता है चीजों में। जिस दिन कार्यकर्ताओं की, बड़े नेता या प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो सुनने लगेंगे, तो पार्टियां नहीं टूटेंगी। मैं छोटा सा भी एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कांग्रेस का भी एक अधिवेशन हुआ था तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर, और उसमें ब्लॉक प्रमुख तक बुलाए गए थे। तो हमारे राहुल जी ने कहा था कि हमें अपने नीचे कार्यकर्ताओं के साथ बैठना चाहिए और उनकी सुननी चाहिए। तो आज इस अधिवेशन को भी 3 से 4 साल होने जा रहे हैं, क्या रहा उसका, वो 0। 75 राजीव 75 उस सम्मेलन का नाम था तालकटोरा स्टेडियम। नहीं, मुझे इसका याद नहीं है, मैं बता दिया आपको, मैंने बता दिया आपको। जी। मैं तो उन सब लोगों के नाम भी बता दूं आपको जिन लोगों ने ये सब किया था, लेकिन वो जो उम्मीद थी वो नहीं पूरी हो पाई उस सम्मेलन से। जी, तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेके और वार्ड तक के, वार्ड से लेके विधानसभा अध्यक्ष कार्यकर्ताओं में समन्वय और बैठकें रेगुलर चलती रहती है। उन बैठकों में चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हो, वहाँ सांसद हो, सब लोग बैठते हैं, एक साथ गणना होती है, भोजन होता है, एक खूबी होती है संगठन चलाने की। अगर यही समझ ले, अगर मुखिया संगठन का या पार्टी का कि तो मैं ही मुखिया सर्वसर्वा हूँ, तो पार्टियां नहीं चल पाती हैं। ठीक है। तो उसमें दौड़ ऐसी मचती है जैसे कांग्रेस में मची हुई है। एक दौड़ बहुजन समाज पार्टी में मची हुई है। अब समाजवादी पार्टी का 10 से 12 विधायक जो कि इस समय कांग्रेस बीजेपी से जो बातचीत करने में लगे आने में, ये चीजें सब अंदरूनी चीजें होती है और ये सब चुनाव के टाइम चलती है। लेकिन सर अभी तो वर्तमान दौर में तो जो साबित करना है वो अभी आप ही के ऊपर है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी। देखिए जी, भाजपा है, भाजपा में कार्यकर्ताओं की और चुनाव लड़ने वाली कमी नहीं। अगर पार्टी कार्यकर्ता जब अपने पे आ जाएंगे, हमें तो इतना पता है, जैसे हमने देश के अंदर सरकार बनाई है, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होके, और प्रदेश में सरकार बनाई है, तो कार्यकर्ताओं के लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं। जब प्रबल तरीके से जब चुनाव में लग गए तो सरकार बना के छोड़ेंगे। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, जो लोग
दूसरी पार्टियों के दरवाजे पे खड़े हैं उनको भी ये लिखना पड़ रहा है कि बड़े भाई साहब कोई गलती हो गई है तो देख लीजिए और परिवार छोड़ के मत जाइए, तो फिर कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि इमरान मसूद आपके यहाँ से भी चले गए हैं। देखिए बिल्कुल चले गए हैं और राहुल गांधी जी ने बात कही और ये आज चुनाव के समय उन्होंने बात नहीं की। आज के लगभग 6 महीने पहले उन्होंने कहा कि जब भी आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, मैं आइडियोलॉजी के ही बात करूंगा अभी। आइडियोलॉजी की बात राहुल जी ने कहा कि जो हमारी आइडियोलॉजी में बिलीव करेगा वो कभी भी कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएगा, जो आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करेगा वो बिल्कुल छोड़कर मुझे जा सकता है और आज चला जाए कितना भी बड़ा नेता हो। उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा। हम आइडियोलॉजी से, मैं आइडियोलॉजी से जुड़ा नॉन पॉलिटिकल घराने से हूँ, साइकिल चलाकर कांग्रेस की सदस्यता लखनऊ में पढ़ाई के दौरान ली और उसके बाद एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से काम करते हुए आज आपके सामने बैठा हूँ, तो आइडियोलॉजिकल जुड़ा हूँ। और अगर और कहीं पर होता तो आज और बहुत कुछ होता, तो कहने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं आइडियोलॉजिकल से जुड़ा हूँ। तो मेरे जैसे लाखों लोग हैं, लाखों युवा हैं जो आइडियोलॉजिकल वजह से, आइडियोलॉजी की वजह से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और भाजपा की आइडियोलॉजी के भी दीक्षित जी आप कह रहे थे कि परिवर्तन, आरएसएस की आइडियोलॉजी में परिवर्तन के 4 उदाहरण मैं देता हूँ। ये मनुस्मृति की बात करते थे, अब मनुस्मृति की बात नहीं करते। ये कभी तिरंगे झंडे को नहीं मानते थे, झंडा फहराया इन्होंने। हाफ चड्ढे से फुल पैंट में ये आए, आइडियोलॉजिकल परिवर्तन बता रहा हूँ। आपकी पार्टी की भगदड़ी कर रहे हैं, कहाँ पहुँचना? सुन लीजिए, अब देखिए, सुन लीजिए, जहाँ विरोध होगा मैं रोक दूंगा उनको। ये लोग गुंडे लोग हैं शेखर जी, ये हर बार डिबेट में गुंडे लोग हैं। यही नहीं, देखिए, सभ्य भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, कोई भी अच्छा नहीं लगता है। प्रदीप जी, संदीप जी, मैं आप दोनों से बड़ा विनम्र अनुरोध करूंगा, डिबेट खराब होती है इस तरह से, ये जो शब्द हैं ऐसे मत कीजिए आप इस्तेमाल। संदीप जी आप बताइए, आप विधायक को कैसे रोक रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, आप यहाँ से भेज के यूपी से कार्यकर्ताओं को। सर मैं सवाल कर लूंगा, सर आप क्यों कर रहे हैं सवाल? सर वो उनका जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। जी, आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। हाँ, आइडियोलॉजिकल चेंज की जो बात कर रहे थे आप, देखिए आज जो है अभी कुशीनगर की बात हो रही थी, उसी कुशीनगर में बुद्ध प्रतिमा को हमारे योगी जी लेने गए थे, जो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है, जो कि सनातन धर्म में भगवान राम जी के पहले के पीठाधीश्वर पीठ है वो नाथ संप्रदाय, जिसमें रामायण में जिक्र मिलता है। तो आप समझिए कि ये आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं है तो क्या है? उसी जो है बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में इनके पूर्व के नेताओं ने ये लिखा है कि मुस्लिम धर्म ने जितना सनातन धर्म का नुकसान नहीं किया उससे ज्यादा बौद्ध धर्म ने किया है। ये फैक्ट है, किताब पढ़ लीजिए। तो आइडियोलॉजिकल चेंज बिल्कुल आया है। आज जिस तरीके से ये अभी तक हिंदू करते थे, आज ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ओबीसी की खुली राजनीति करते हैं, आरएसएस भी करती है उस बात को। तो आप जाहिर सी बात है कि वो आइडियोलॉजिकल चेंज आया है और बहुत सारे मुस्लिम की बात करने लगे, मुस्लिम विंग बन गई, मुस्लिम महिलाओं का उत्थान करने लगे। आइडियोलॉजिकल चेंज बिल्कुल आया है। ये चलिए मैं आऊंगा आपके पास। मैं थोड़ा सा और प्रदीप भटनागर जी के बात का मैं जवाब दे दूं। प्रदीप भटनागर जी, अभी आप बात कर रहे थे और चर्चा चल रही थी ब्राह्मण की, अभी सुरेश पचौरी जी के बारे में बात हो रही थी। सुरेश पचौरी जी आए तो उन्होंने कहा कि हमको तो फाइबर की कुर्सी दी गई थी वहाँ पर और बाकी लोगों को सोफा दिया गया था। ये हाल है ब्राह्मणों का आपके यहाँ। अभी एक मीटिंग हुई, उसमें बाकायदे फोटो है मेरे पास, डिप्टी सीएम को फाइबर की कुर्सी दी जाती है, केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी बाकायदे सोफे वाली कुर्सी पे बैठते हैं। चलिए अब ये उनका आंतरिक विषय है, ये उनका आंतरिक विषय है संदीप जी आंतरिक विषय है उनका। मैं बिल्कुल आप हमला कीजिए, लेकिन आंतरिक विषय है उनका। मैं आऊंगा आपके पास। इंदुकांत जी पार्टी छोड़ के तो नहीं गए? इंदुकांत जी, जितेंद्र प्रसाद जी की तरह। अरे नाम बता दें, जाने वाले हैं, बहुत से ब्राह्मण नेता भी जाने वाले हैं, इंतजार करिए। चलिए इंदुकांत जी, मैं आऊंगा आपके पास। संदीप जी मैं आऊंगा आपके पास। इंदुकांत दीक्षित जी, बता दूं आपको मैं। प्रदीप जी पहले मैं एक जो उन्होंने कहा है उसकी पुष्टि कर लेता हूं। इंदुकांत जी, ये जो संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल चेंज आया है भाजपा में, लगता है आपको चेंज आया है? कांग्रेस में क्या आइडियोलॉजिकल चेंज आया है
या वैसी ही है कांग्रेस, और भाजपा में कितना बदलाव हुआ है आइडियोलॉजी को लेके, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है चंद्रशेखर जी, कि जब हम आइडियोलॉजिकल चेंज या नैतिकता या मोरालिटी, सामाजिक मूल्यों में गिरावट की बात करते हैं, तो त्रिपाठी जी इस बात से सहमत होंगे कि ये पूरे समाज में हुआ है। अगर हम ये कहें कि पूरे समाज में नैतिकता में, मोरल वैल्यूज में पतन आया और केवल भाजपा या कांग्रेस उससे बच गई, तो भाजपा कांग्रेस इसी समाज से बनी हुई है। आप ये देखें कि एक उदाहरण देता हूँ आज का, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी या दारा सिंह जी या फिर जो कांग्रेस के अपने सज्जन गए हैं अभी समाज जी, अब उन लोगों के बयान देख लीजिए। उन्हें 4.5 साल 5 साल तक वहाँ पे सारे मक्खन और हरी हरी चीजें नजर आ रही थी। इमरान जी को इसी बात रही है, और अभी लास्ट में जब चुनाव में दिख रहा है कि हमारा चुनावी हित कहाँ है, तो सब चीज बदल जाता है। आप ये देखें कि आजादी के पहले, आजादी के बाद, जैसा भी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जो संघ में था वो संघ में था, जो कांग्रेस में था वो कांग्रेस में था। जब महात्मा गांधी ने कह दिया, इच्छा व्यक्त कर दी सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष का पद जीतने के बाद कि नहीं, आपकी विचारधारा का यहाँ स्वागत नहीं है, उन्होंने दूसरा रास्ता कर लिया, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कूद कर चले गए, ऐसा नहीं हुआ। तो जब देखिए सामाजिक तौर पे आप देखें समाज में मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, धर्म का, इन सब चीज की मान्यता घट गई, तो जो जनता है उसमें अगर सामाजिक मूल्य कम हो गए, तो आप कहेंगे भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसमें सामाजिक मूल्य आजादी के समय का हो, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है। इसी तरह से कांग्रेस में जहाँ जवाहरलाल नेहरू जी थे, जहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, जहाँ संपूर्णानंद जी थे, वो बात आप सीताराम केसरी जी से, वो बात आज के नेताओं से आप उम्मीद करेंगे तो ये कोरी कल्पना होगी। वो आप चाहे जितनी भी बात कर लें वो असंभव है। आप देखें 1957 में लोकसभा में कितनी उदारता और कितना बड़प्पन हुआ करता था कि नए नए सांसद थे अपने वाजपेयी साहब, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में उनका भाषण सुना तो कहा इसमें ये मतलब ही इज अ प्राइम मिनिस्टर मटेरियल, भविष्य के बड़े नेता हैं। ये बात हुआ करती थी। आज अगर आप अच्छा भाषण देने लगे तो लोग पन्ने फाड़ के फेंकने लगते हैं, क्योंकि मीडिया का भी ये रुख है कि निगेटिव बाहर आके कोई कपड़ा फाड़ेगा, टेबल पे चढ़ जाएगा तो उसको दिखाएंगे हम, जो अच्छा भाषण देगा नहीं दिखाएंगे। तो पतन क्या हुआ है चंद्रशेखर जी, चाहे मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, मीडिया के कामकाज में, मैं मीडिया का होके आपको बोल रहा हूँ, चाहे राजनीतिक दल है, चाहे समाज के अध्यापक हैं, तो हमें सिखाता है उसमें वो पुरानी वाली मोरालिटी नहीं रही। मनुस्मृति की बात त्रिपाठी जी कह रहे थे, मैं आपको बताऊं, मनुस्मृति का निरादर, मनुस्मृति को जलाना, मनुस्मृति को फाड़ना, इसकी शुरुआत किसने की देश में, और मनुवादी है कहकर के चिन्हित करना किसने शुरू किया, जबकि मनुस्मृति जो नहीं पढ़ा है वो उस पर सबसे ज्यादा चर्चा करता है। मनुस्मृति पढ़ करके अगर आपने देखा होगा तो अगर उसके देखिए संविधान में भी कुछ चीजें समय के साथ अगर लगता है कि अनुचित है तो आप संशोधन करके बदल देते हैं। इंदिरा गांधी जी ने 1976 में किस तरह से संविधान में कितने संशोधन, 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन मनुस्मृति में अगर जाति व्यवस्था की बात थी तो उसके नाम पे मनुस्मृति की जितनी अच्छी बातें थी उसको किनारे कर करके मनुवादी करके सबको लांछित करके उसको जलाने लगे। लेकिन मनुस्मृति में ये व्यवस्था है कि राजा तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक उसके राज्य में सभी लोग भोजन न कर लें। क्या इस अच्छी बात को नहीं अपना सकते थे? लेकिन दुनिया में उसकी अच्छाइयों को लोग कई जो है लेते स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने राजनीति शुरू की मनुस्मृति को जला कर अपना वोट बैंक तय करने का। तो ये राजनीति जब चली तो उसके बाद आप ये देखें साधु का, संतों का, समाज में आचार्यों का, गुरुजनों का इतना निरादर हो गया कि लोग रुपए के पीछे भागने लगे। आज हमारे समाज में अध्यापक बनना कोई नहीं चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 3rd क्लास का पर्सन होता है, मतलब आमतौर पर एक्सेप्शन है, वो अध्यापक बनता है। तो वो कैसा शिष्य पैदा करेगा हमारे आप कैसा? मैं आऊंगा सर। ये पतन पूरे समाज में है। लेकिन मुझे लगता है सर, मुझे ऐसा लगता है, मैं प्रदीप भटनागर जी से सवाल पूछ रहा हूँ। प्रदीप भटनागर जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्रदीप भटनागर जी, जो इंदुकांत जी ने जो विश्लेषण किया, स्पष्टीकरण बताया,
उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दरअसल भाजपा में ये हुआ है कि जो खांटी कार्यकर्ता है, उस खांटी कार्यकर्ता की बनस्पत जो आयातित कार्यकर्ता है या जो आयातित पदाधिकारी हैं, वो एकदम बाढ़ सी आई सत्ता में आने के बाद, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो आपका जो ओरिजिनल एसेंस था वो कहीं विचलित हो गया और उसमें बहुत सारे एसेंस मिल गए अलग अलग तरह के आके, और शायद इसी का परिणाम है कि अब ये जो दृश्य कल से हम देख रहे हैं, ये शायद उसी का परिणाम है। देखिए, जो मेरे साथ इंदु कांत जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, और एक एक शब्द में इतना कुछ था कि मैं सुनते ही बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने अंतरात्मा की बातें सारी बोली है, और कोई शब्द छोड़े ही नहीं मेरे पास तो बोलने के लिए इन्होंने। आज की राजनीति वाकई में स्वार्थ की राजनीति हो गई है। आज की राजनीति सत्ता भोगी राजनीति हो गई कि लोगों को सत्ता चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, दूसरी पार्टी में जाके चाहिए। आज लोगों का सिद्धांत नहीं रहा है राजनीति का। सिद्धांत की राजनीति करने वाले बहुत इक्के दुक्के रहे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो पदाधिकारी ऊपर पद पे बैठे होते हैं उन्हें भी अपने नीचे कार्यकर्ताओं से, अगर जहाँ सिद्धांत खराब होता है तो वो पार्टी छोड़ता है। हेमंत बिस्वा जी ने छोड़ी पार्टी, क्यों छोड़ी? ये राहुल जी बिस्किट खिलाते रहे, हमारी नहीं सुनते थे। अगर हमारी पार्टी में भी ये सब होगा, इग्नोर किया जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? भाई जहाँ हम पार्टी को खींच के यहाँ तक लाए और यहाँ बनाया और आज हमारे को ही नहीं सुना जा रहा, तो आज सीधा वो अपने में गरिमा महसूस करता है कि मेरे यहाँ जब मान सम्मान नहीं मिल रहा मुझे इस पार्टी के अंदर, तो वो क्यों रहेगा? तो सब चीजें बहुत ही होती है। ये आपने बिल्कुल साफ गोई से बात स्वीकार की है कि जो परंपरागत कार्यकर्ता है, अगर कहीं उस पर कोई वार होता है और आयातित लोग ज्यादा होते हैं या बढ़ने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ता है। प्रदीप जी। चंद्रशेखर जी, मैं भाजपा के बहुत बेनी पद पे रहा और प्रदेश में, देश में चुनाव में भी बाहर गया। आज मुझे संगठन ने अभी फिलहाल कोई मुझे अगर पद मुक्त रखा है, नहीं दिया है, तो ये थोड़ी ना मैं भाजपा से नाराज होकर छोड़ के मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा। नहीं, जो झंडा मैंने संभाल रखा, कार्यकर्ता हूँ, जैसे मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरा संदीप जी बैठे वो भी अपने कांग्रेस से कार्यकर्ता है और अपनी पार्टी का मान सम्मान कार्यकर्ता को रखना चाहिए। पद काठी की तो बात हुआ है कि पद तो आने जाने रहते ही हैं, मगर जब वो पद एक ही परिवार में घूमते हैं तो पीड़ा होने लगती है कि भाई ये कि पद जब घूमेंगे तो और वही डिसीजन लेंगे, प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, तो पीड़ा होने लगती है। उन पीड़ाओं को देखते ही जितने लोग कांग्रेस छोड़ के वरिष्ठ लोग गए, जो कि क्या बताओ पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं, तो उनके मन में कोई तो टीस होगी जो गए छोड़ के, जो केंद्र के पद बड़े बड़े पदों पे रहे और वो छोड़ के और भाजपा में आए या विभिन्न दलों में गए, जब कुछ तो पीड़ा होगी। तो इन्हीं चीजों में अगर देखिए, आप मौर्य जी की बात करते, मौर्य जी तो खुद ही बहुजन समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में आए, बहुजन समाज पार्टी से वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए। क्यों बीजेपी में आए? तो उन्हें मान सम्मान भी मिला, क्योंकि मौर्य जाति के बहुत बड़े नेता हैं और जो अधिकार था उनको मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मगर उनकी पीड़ा चुनाव में ही क्यों आई? उस पूरे 5 वर्ष क्यों दबी रही? तो ये भी थोड़ा सा एक समझने वाली बात है। सत्ता भोगी लोगों को बड़ा सिस्टम होता है चीजों का। अगर आप कार्यकर्ता हो पार्टी के, आपको टिकट नहीं मिल रही, आप पूर्व विधायक, आप सम्मानित तो हुई, कि जरूरी नहीं है आपको टिकट मिले। तो ये भाजपा का सिस्टम है, जो योग्यता होगी उसे टिकट मिलेगा। नहीं, जो पहले वो जो बातें की होंगी उससे शायद संदीप त्रिपाठी इत्तेफाक रखते होंगे। संदीप त्रिपाठी जी, जो पहले बात की थी प्रदीप भटनागर जी ने कि कार्यकर्ता का अगर मान सम्मान कहीं भी कम होगा तो निश्चित रूप से इस तरह के विद्रोह सामने को देखने को मिलेंगे, और ये आने वाले समय में अगर भाजपा में भी इस तरह का हुआ तो 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद ये देखने को मिलेगा। देखिए, हम प्रदीप भटनागर जी का दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और बात को कई बार आपके डिबेट में मैंने उठाया है। मैं यही बार बार कहता हूँ कि प्रदीप जी, मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। भाई, हमें दुख होता है कि प्रदीप भटनागर जी जैसे जमीनी कार्यकर्ता जो है भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं और संदीप त्रिपाठी जैसे लोग जाते हैं भाजपा में और उनके लिए इनको दरी बिछानी पड़ती है, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये भाजपा जो भाजपा रही नहीं। आ रहा हूँ प्रदीप जी, आ रहा हूँ जी। आज जो है भाजपा जो है एक कॉर्पोरेट जो है
कंपनी की तरीके रह गई है, जो चुनावी मशीन रह गई है, जिसमें ना आइडियोलॉजी है, सिर्फ सत्ता चाहिए इनको। अभी ये बात को प्रदीप भटनागर जी कह रहे थे, अब ये बात संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। यही बात अभी प्रदीप जी खुद कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा था। अब प्रदीप जी सुनिए थोड़ा सा, ये मेरे फोन में इतनी पावर है कि मैं मुख्यमंत्री से बात कर सकता हूँ। मैं आपको कितने धैर्य से सुनता हूँ। सुन देखिए, वो धैर्य से सुन रहे थे आपको। प्रदीप जी आप भी सुन लीजिए, कोई अतिशोक्ति की बात होगी तो मैं आपको मौका दूंगा, सुन लीजिए जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, कृपया आप मेरा दर्द न लें, अपना दर्द देखिए। हाँ, वो आपका नाम मत, इनका नाम मत लीजिए, वो भाजपा कार्यकर्ता के बारे में कुछ कह दीजिए आप जो भी। संघर्ष कर रहे हैं, हमें कोई दर्द नहीं है, हमें जनता का दर्द है। हम जनता का दर्द आपके बीच में लाते हैं। आप लोग सुनते हैं जनता का दर्द लेके आए कि बेरोजगारी इतनी बड़ी है, भाई उसको दूर कर दीजिए। हम जनता का दर्द लेके आते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में 70 लाख रोजगार देने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ। महिलाओं को शिक्षा, अपने लड़कियों को स्नातक शिक्षा जो मुफ्त देने की बात कही थी, उसका क्या हुआ। आपने जो है उत्तर प्रदेश में उसकी बात कही थी, लैपटॉप देने की और टेबलेट देने की, उसका क्या हुआ। आप 300 यूनिट आप जो है बिजली का दाम आधा करते हैं, 4.5 साल आपने क्यों लूटा। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्री कहाँ लगाई, एक जो है सार्वजनिक उपक्रम कहाँ लगाया, कृपया बता दीजिए। कॉलेज के ऊपर का एक हॉस्पिटल बनाया हो पूरे उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए। एक विश्वविद्यालय बनाया हो, बता दीजिए। एक जो है जो जिसमें बिजली बनती है, वो जो है बिजली संयंत्र लगाया हो, वो बता दीजिए। तो आपने कुछ किया नहीं, कुछ आप कर नहीं पाए। आप जो जातीय जो है सोशल इंजीनियरिंग के दम पर चुनाव जीत के चले आए, आज वही आपकी जिस द्वार से आप चुनाव जीतने गए थे, आज सपा ने उसी द्वार को बंद कर दिया। यही आपकी राजनीति की सच्चाई है। और थोड़ा सा और भैया परिवारवाद की बात कर रहे थे हमारे मित्र पीयूष गोयल भाई साहब कौन है, कृपया जानते हैं आप? अपने नेताओं के बारे में आपको जानते नहीं होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं जानते होंगे तो पीयूष गोयल को भी नहीं जानते होंगे कि उनके पिताजी आपकी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। ये नहीं जानते होंगे कि उनके माताजी 3 बार विधायक रही हैं। और नाम बता दीजिए, अनुराग ठाकुर क्या है, प्रेम सिंह धूमिल जी के लड़के हैं, वो मुख्यमंत्री, ये मंत्री। और बता देता हूँ, पंकज सिंह राजनाथ सिंह के लड़के हैं, कल्याण सिंह के लड़के राजवीर सिंह जी है, वसुंधरा राजे के लड़के दुष्यंत सिंह है। इतने नाम सुनिएगा भाई। और आज और समझिए, पहले पिताजी का नंबर नहीं लगता था, पिताजी खुद ही नहीं चुनाव जीतते थे तो बेटवा कहाँ से जीतेगा भाई। जब बापा चुनाव नहीं जीत पा रहा है, पिताजी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो बेटवा का नंबर लगेगा कैसे। अब पिताजी चुनाव जीते, मंत्री बने, तो बेटे के लिए टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर कोई डॉक्टर अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहता है, उसमें क्षमता होगी तो बनेगा, नहीं क्षमता होगी तो नहीं बनेगा। अगर कोई पॉलिटिशियन का लड़का चुनाव लड़ता है, उसमें क्षमता होगी तो चुना जाएगा, नहीं क्षमता होगी बिल्कुल। वही परिवार। बिल्कुल, अब प्रदीप जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, सुन लीजिए संदीप जी। तो हम तो यही तो इनके कई सांसदों ने और हमने भी तो यही कहा है राहुल जी के बारे में। जब राहुल जी नेता नहीं बन सकते तो सोनिया जी क्यों पीछे पड़ी उनके नेता बनाने में। पहली चीज सुनिए 2009 में अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती थी। आया समझ में आपके? नहीं समझ पाएंगे आप, वो चश्मा उतारिए आरएसएस वालों से समझ में आ जाएगा। और परिवारवाद की बात करते हैं, कितने नाम गिनाऊँ आपको? रविशंकर प्रसाद, मेनका गांधी, राहुल इंद्रजीत, धर्मेंद्र प्रधान, हरसिमरत कौर बादल, आपके अभी तक सदस्य मंत्री विजय गोयल। चलिए ठीक है, वो सब संदीप त्रिपाठी जी ये भी जानते होंगे। कितने नेता परिवारवाद की बात संदीप जी ये जानते हैं। आप तो घबरा गए, मैंने एक ही नाम लिया तो। अगर राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व सुन लीजिए, संदीप जी सुनते नहीं है, आपने इतना बोल लिया, दूसरे बोलने देंगे। अरे भाई आपने इतने नाम गिना दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक गांधी परिवार भी घूम रहा है 10-15 साल से। ठीक है, मैं आऊंगा, आ रहा हूँ। अब प्रदीप जी आपने कह लिया, बिल्कुल ठीक है संदीप जी आपने रख ली बात। प्रदीप जी आपने सवाल कर लिया बीच में। इंदुकांत जी, ये जो टिकट कट रहे हैं और ये जो डैमेज होने वाला है, ये तो भाजपा को ही रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जो उनको एक रणनीति के तहत रोकना होगा। अगर ये इस तरह से बिखराव हुआ जैसे 2 दिन से हो रहा है, तो इसका असर आपको लगता नहीं है कि पड़ेगा चुनाव पर? चंद्रशेखर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए
जो भी राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में होती है, और वो भी भाजपा जो जिस तरह से आजकल एक संगठित पार्टी के तौर पे काम कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में, तो उनको ये डैमेज की आशंका होनी चाहिए थी, इसकी प्रिपरेशन और बेटर होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है जी। लेकिन इस डैमेज का कंट्रोल करने का उनके पास कोई सिस्टम ना हो, ये असंभव है। ये सर यही सवाल हम इंदुकांत जी कल से पूछ रहे हैं कि सिस्टम क्यों नहीं था। जब आप कहते हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट में आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो फिर ये फेलियर कहाँ रहा इंटेलिजेंस का? मेरा ये मानना है चंद्रशेखर जी की शायद समय का हेर फेर थोड़ा है। नहीं तो देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो वहाँ की सत्ताधारी थी ममता बनर्जी की टीएमसी, वहाँ से कितने बड़े पैमाने पर डिफेक्शन हुआ, भाजपा में लोग आए, और वो उदाहरण आपको यहाँ पे यूपी में भी नजर आ सकता है, मेरा अपना मानना है। लेकिन सर इंदुकांत जी, जो कल से और आज तक हुआ है, आपको लगता है कि इसका डैमेज होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। लेकिन ये वक्त बताएगा कि अगले हफ्ते 10 दिन में भाजपा इसका क्या जवाब देती है। हो सकता है उनके अंदर खाने में ऐसी तैयारी हो कि इस चश्मे को, इस पर्दे को, इस पूरे नाटक के क्रम को पलट दे। वो भाई आपने 4-6 नेताओं को कराया, उन्होंने भी 6 को पलटा। और एक चीज मैं और मानता हूँ, उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों का चुनाव होता है, उसमें 325 विधायक इस समय सत्ताधारी गठबंधन के थे। 325 जिसके पास है, अगर डैमेज भागा भागी भी होगी तो सबसे अधिक उन्हीं के यहाँ से दिखाई देगा। दूसरे के यहाँ से जब 7 विधायक कांग्रेस के हैं, 43 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, 3 विधायक और लोगों के हैं, तो ये उसमें से अगर भागेंगे तो कितने लोग भागते हुए नजर आएंगे। अब इसमें तो जो नॉन विधायक हैं इंदुकांत जी, और इसमें एक संभावना है होगा। इंदुकांत जी इसमें एक संभावना है बहुत बड़ी। अब ये संभावना हो सकती है कि ये क्या पता भाजपा ने ही भेजे हों कि आप चले जाइए, बिखर जाइए, बाद में एकजुट हो जाइएगा, ये कोई संभावना हो सकती है थोड़ी बहुत। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गए हैं और संघमित्रा मौर्य जैसे टिकी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कुछ हो सकता है इसमें संभावना। ये मैं 2 पार्टियों के लिए मानता हूँ। क्योंकि आपने सवाल पूछा है। एक बात और आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, दीक्षित जी आपकी भी जानकारी के लिए, माफी चाहता हूँ इंटरप्ट करने के लिए। त्रिशूल जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भतीजे प्रमोद मौर्य, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी प्रतापगढ़ जिले से रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले ही उनको सपा में भेज चुके थे और वो आज प्रदेश सचिव हैं। आप समझिए, स्वामी प्रसाद जी मतलब छोटे मोटे पॉलिटिशियन नहीं है, उन्होंने पहले ही अपना सिस्टम बना लिया था। प्रमोद मौर्य पहले से ही सपा में बैटिंग कर रहे हैं और संघमित्रा जी पूरा कार्यकाल करेंगी। 5 साल के लिए उनको जनता ने बनाया है और कर्तव्य बनता है संघमित्रा जी का कि 5 साल जो है जनता ने बनाया है उसकी सेवा करें, वो जो है और अपनी नीतियों को पार्टी के अंदर उठाती रहे। नहीं अब आएगी तो 2024 चुनाव लड़े। ठीक है, लेकिन एक बात और आप जी थोड़ा कांग्रेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब मैं आपके पास आ रहा हूँ संदीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इंदुकांत जी, दो चीजें हैं इसमें जो समझ में नहीं आती हैं। एक तो इस्तीफों की भाषा एक जैसी होना, और दूसरा कि ये कहीं आंतरिक कोई ऐसी रणनीति तो नहीं है कि कोई जिस संभावना से मैं कह रहा हूँ कि क्या पता ये वही संभावना हो। इसमें मैं समझ तो कि आपके पास कम है और मैं देख रहा हूँ कि अभी भटनागर जी भी नहीं अपनी बात रख पाए हैं। मुख्य बात 2 कहना चाहता हूँ। 2 चीजें मैंने देखी राजनीतिक तौर पे। एक ये कि यहाँ पे बसपा एक भाजपा की टीम भी हो सकती है कि आप चुनाव अलग अलग लड़े, अगर कुछ वोटों की, कुछ विधायकों की जरूरत होगी तो चुनाव के बाद एकजुट हो सकते हैं। ये तो चल रहा है सर, गेम चेंजर प्लान है सर ये जी। और दूसरा, पंजाब में अकाली दल ऐसा एक गुप्त एजेंडा हो सकता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और आप अलग लड़िए, जिससे किसानों के कारण अगर कोई नुकसान हो रहा है तो आपको ना हो, और पोस्ट इलेक्शन हमारे अलायंस हो सकता है। ये 2 संभावनाएं दिखती हैं। ये कहीं, हाँ बिल्कुल संदीप जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी आप जवाब दे दीजिए।
देखिए उत्तर प्रदेश में ये डबल इंजन के आपस से टकराने की प्रक्रिया है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में अभी आचार संहिता लागू होने के 2 दिन पहले सरकारी विज्ञापन लगे लखनऊ में, उस विज्ञापन से अमित शाह और मोदी जी की फोटो गायब थी। आप समझिए जिस तरीके से योगी और मोदी की अंतर कला जो चल रही है, उसका दुष्परिणाम अभी उत्तर प्रदेश में और भी देखने को मिलेगा। अब रही बात पंजाब की, पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन सर आप तो देखिए सर कि आपको उत्तर प्रदेश में क्या करना है। पंजाबियत को गाली दी है पंजाब के बिल्कुल बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। संदीप त्रिपाठी जी, प्रदीप भटनागर जी, इंदु कांत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सियासी उठापटक जारी है, लेकिन ये जो हुआ है ये हमले की आशंका बीजेपी को नहीं थी। बीजेपी ऐसा खुद करती रही है कि कहीं ना कहीं आक्रमण बताती है कि आक्रमण कैसे होता है पॉलिटिकल कैंपेन में, लेकिन जो सहा है जवाबी हमला होगा, लेकिन वो कब होगा इसका इंतजार करना होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।